हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, संविधान की समवर्ती सूची उपलब्ध कराई गई। तो देखिए, समवर्ती सूची किस लिए उपलब्ध कराई गई है। पहला ऑप्शन है केंद्र की शक्ति को संकेंद्रित करने के लिए। दूसरा, राज्यों को अधिक स्वतंत्रता देने के लिए, या केंद्र तथा राज्यों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट है समुदाय द्वारा निर्वाह किए जाने वाली जिम्मेदारियों की अलग श्रेणी बनाने के लिए। देखिए, समवर्ती सूची मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच जो है संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए। हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में किन तिथियों पर विश्व होता है। 21 मार्च 22 दिसंबर, 21 जून 23 सितंबर, 21 जून 22 दिसंबर और 21 मार्च 23 सितंबर। तो याद रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर में क्या होता है, आपका विश्व होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर में क्या होता है, आपका विश्व होता है। ठीक है। देखिए, यहाँ पे सितंबर है, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है। ठीक है। विषुववृत्त, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुववृत्त। सबसे पहले हम लोग ग्लोब देखते हैं। ये ग्लोब है, ये आपका उत्तर ध्रुव है, ये आपका दक्षिण ध्रुव है। ठीक है। ये जो है ना, ये विषुववृत्त है। विषुववृत्त क्या होता है, जैसे कि आपका एक सर्कल होता है ना, सर्कल में जो डायमीटर होता है, जो कि आपको सर्कल को दो इक्वल भाग में विभाजित करता है। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रहेगा और दो इक्वल हार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है। इसी तरह से ये ग्लोब में जो रहता है आपका, ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है। ठीक है। ग्लोब जो रहता है ये आपका इस तरीके से रहता है, ये उत्तर ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव। और ये जो बीच वाले, सॉरी ये थोड़ा सा गलती हो गया, ये जो बीच वाली रेखा होती है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग विषुववृत्त कहते हैं। इसको हम लोग विषुववृत्त कहते हैं। ये उत्तर ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है। तो ये जो रहता है सबसे बड़ी अक्षांश होती है। ठीक है। सबसे बड़ी अक्षांश जो होती है ये विषुववृत्त होती है। और ये जो रहती है ये कर्क रेखा रहता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध में जो रहेगा आपका मकर रेखा रहेगा, ये कर्क रेखा रहेगा। ठीक है। और ये जो रहता है ना, इसको हम लोग उत्तर ध्रुववृत्त कहते हैं, जो कि ध्रुव के सामने है। और जो ये दक्षिण ध्रुव के सामने है, इसको हम लोग दक्षिण ध्रुववृत्त कहते हैं। ये 66 डिग्री और हाफ में रहता है, और ये 23 डिग्री हाफ में रहता है। ठीक है। ये 0 डिग्री में रहेगा, और ये उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जो रहती है 90 डिग्री पे रहता है। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव कितना में रहता है, 90 डिग्री। कर्क रेखा कितने में रहती है, तो 23 और हाफ उत्तर में रहती है। और अगर दक्षिण ध्रुव कितना रहता है, तो 23 डिग्री और हाफ जो रहेगा दक्षिण में रहेगा। ठीक है। और उत्तर ध्रुववृत्त कितना में रहेगा, तो 66 और हाफ डिग्री उत्तर में रहेगा उत्तर ध्रुववृत्त, और 66 और हाफ डिग्री जो रहेगा दक्षिण में आपका दक्षिण ध्रुववृत्त रहेगा। सबसे बड़ी रेखा कौन सी हो जाएगा, विषुववृत्त हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि भारत में शाम के 6:30 बजे होंगे तो लंदन में क्या होगा। सुबह के 1, सुबह के 12 और सुबह दोपहर के 12 या आपका दोपहर के 1। तो यहाँ पर लंदन का बोल रहा है। देखिए, लंदन में जितना भी रहेगा उससे 5.5 घंटा जो रहेगा ज़्यादा भारत का निकालना रहेगा। ठीक है। हम लोगों को भारत का दिया हुआ है, तो भारत का 6:30 दिया हुआ है। अब लंदन का निकालना है, तो लंदन में से हम लोग कितना घटा देंगे, 5:30 को घटा देंगे, तो हम लोगों का कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। यानी दोपहर का 1 बजा होगा आपका लंदन में, तो भारत में कितना बचेगा, 6:30 होगा। ठीक है। क्योंकि 5.5 घंटा जो रहता है हमारा भारत जो रहता है लंदन से आगे रहता है। क्लियर है ना। तो अगर लंदन का दिया हुआ रहेगा तो भारत में कैसे निकालिएगा, 5.5 घंटा जो रहेगा ऐड कर लीजिएगा। और अगर भारत का दिया हुआ रहेगा तो लंदन का कैसे निकालिएगा, तो 5.5 घंटा को माइनस कर लीजिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, छत्रक सेल का निर्माण निम्न से किसके द्वारा अप्रदन क्रिया से होता है। नदियों, समुद्र तरंगे, हिमनदों, पवनों। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, पवनों द्वारा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित, यहाँ पे देखिए अप्रदन क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जो लेके चला जाता है। ठीक है। कभी ये पानी से जाता है, कभी हवा से जाता है, कभी तूफान से जाता है। तो यहाँ पवन से जो जाता है उसको हम लोग छत्रक सेल होता है, छत्रक सेल कहते हैं। आंसर ए डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, लाल किला औषधि सेल से बना है जबकि ताजमहल कांतरित सेल से बना है। दूसरा, लाल किला कांतरित सेल से बना है जबकि ताजमहल औषधि सेल से बना है। तीसरा, लाल किला और ताजमहल दोनों कांतरित सेल से बना है। और चौथा, लाल किला और ताजमहल दोनों औषधि सेल से बना है। हमारा आंसर ए है कि लाल किला जो है ना औषधि सेल से बना है, और ताजमहल जो है कांतरित सेल से बना है। तो औषधि सेल और कांतरित सेल किसको कहते हैं, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं पहले कि
अवसादी सेल और केंद्रित सेल किसको कहते हैं? देखिए, जब बड़े बड़े पत्थर जो रहते हैं, पहाड़ हो गया, फिर बड़े बड़े पत्थर जब एक दूसरे से टकराते हैं तो छोटे छोटे कण में जो रहता है ये टूट जाता है, और ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर ये जा करता है फेंक देता है। तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर इस तरीके से ये जो रहता है एक दूसरे के ऊपर जो रहता है जम जाता है, और बहुत ही जब इस पर हाई प्रेशर और टेम्परेचर रहता है, उच्च दाब व ताप में ये जो रहता है एक सेल में परिवर्तित हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवसादी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादी सेल रहता है। तो इसमें कभी कभी जीवाश्म भी रहता है, पूछा जाता है जीवाश्म कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका अवसादी सेल में होता है। और इसी अवसादी सेल में फिर से जब उच्च दाब व ताप पड़ता है तो धीरे धीरे ये केंद्रित सेल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो 3 प्रकार का सेल होता है। एक होता है अग्रनेय सेल होता है, फिर अवसादी, फिर केंद्रित। अग्रनेय सेल क्या होता है? अग्रनेय सेल 2 तरह का होता है, एक होता है अंतर्भेदी होता है और एक क्या होता है? बहिर्भेदी होता है। मतलब जो अंदर ही रहता है, जो बाहर रहता है, यानी इसको हम लोग अग्नेय सेल को क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक है, यानी एक्सटर्नल इग्नियस रॉक और इंटरनल इग्नियस रॉक्स। अंतर्भेदी जो अंदर की ओर रहता है। होता क्या है ये अग्नेय सेल में जब ज्वालामुखी फटता है ना, तो जो लावा रहता है ना वो कभी कभी ये जमीन के नीचे ही रह जाता है। ठीक है, पूरी तरीके से बाहर नहीं आता है, और कभी कभी ये बाहर आ जाता है। बाहर जब ये आता है तो ठंडा हो जाता है और ये सेल में परिवर्तित हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बहिर्भेदी अग्नि सेल कहते हैं। और जो अंदर जमीन के अंदर ये जो सेल है जो है जब ठंडा होता है तो ये सेल में परिवर्तित हो जाता है, इसको बहिर्भेदी सेल कहते हैं। तो ये जो अंतर्भेदी और ये जो अग्नि सेल है ना, इसमें भी जब उच्च दाब और ताप पड़ता है तो ये भी जो है केंद्रित सेल में परिवर्तित हो जाता है, और इसी को हम लोग सेल चक्र कहते हैं। तो जो लाल किला है ये अवसादी सेल से बना है, जबकि जो ताजमहल है ये केंद्रित सेल से बना है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पवन मौसमी पवन का उदाहरण है? व्यापारिक पवन है, मानसूनी पवन है, और मानसून पवन है, पश्चिम पवन है, स्थल पवन है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, मानसून पवन ही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथने ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। चांद पर जीवित बचे रहने के लिए अंतरिक्ष यात्री को विशेष सुरक्षा पोशाक पहननी पड़ती है। दूसरा, चांद पर वायुदाब नहीं है और अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर की रक्त शिराएं विपरीत बल के कारण फट जाती है। देखिए ये ना बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपको भी पता होगा कि वहाँ पे जो रहता है आपका अंतरिक्ष यात्री को एक विशेष पोशाक पहन के जाना रहता है। ठीक है, और उस वायुदाब नहीं होता है, इसलिए वो उसके शरीर की रक्त जो होती है ना वो शिराएं विपरीत बल के कारण क्या होता है? फट जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, और ए जो है सही व्याख्या करता है बी का। ठीक है, तो बी जो है सही व्याख्या करता है ए का। या मतलब ये पोशाक इसलिए पहन के जाता है क्योंकि वहाँ पे वायुदाब नहीं होता है, जिसके कारण इसके रक्त जो रहते हैं शिराएं ये विपरीत बल के कारण फट जाता है, इसलिए ये पोशाक पहन के जाते हैं। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा देश सहारा मरुस्थल नहीं है? लीबिया, ट्यूनीशिया, माली, दक्षिण सूडान। हमारा आंसर डी हो